तेरी शकल ओ सूरत ये मालो ओ जर, सब अमानत है देने वाले की, सब अमानत है देने वाले की। लौटाना होगा हिसाब के साथ, लौटाना होगा हिसाब के साथ। ये सब जागीर है ऊपर वाले की। गुड इवनिंग, राम राम, नमस्कार साथियों। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल जीके विथ देव गुजर सर में हार्दिक अभिनंदन, स्वागत है। हम अपनी क्लास में, पिछली क्लास में राजपूत के प्रमुख राजपूत वंशों का परिचय देख रहे थे। उनमें अपने मेवाड़ के जो शासक हैं गुइल वंश, उनमें अपन ने जो कुछ प्रमुख शासकों का अध्ययन कर लिया है। सबसे पहले अपन बप्पा राहुल के बारे में पढ़ा, फिर जैत सिंह के बारे में, रतन सिंह, राणा हमीर, राणा लाखा के बाद में राणा मोकल, महाराणा कुंभा, और आज हम पढ़ेंगे महाराणा सांगा के बारे में कि महाराणा सांगा कौन थे, इनका मेवाड़ में क्या योगदान है। महाराणा सांगा का शासनकाल 1509 से 1528 ईस्वी तक रहा था। सांगा को संग्राम सिंह भी कहते हैं। सांगा वे उसके तीन भाई पृथ्वीराज, जयमल और राज सिंह, सांगा के तीन भाई थे, यानी कि ये टोटल 4 भाई थे। सांगा और पृथ्वीराज, जयमल, राज सिंह, चारों ही स्वयं को अपने पिता का उत्तराधिकारी मानते थे। इस कारण से उनमें संघर्ष होना स्वाभाविक था, क्योंकि चारों भाई खुद को राजा मानेंगे, उत्तराधिकारी मानेंगे, तो संभव ये तो यथासंभव था कि इनमें लड़ाई झगड़ा तो होना ही है। पर इस जो संघर्ष है, इस संघर्ष में अंत में राणा विजयी, जो राणा सांगा है, वो विजय रहा और मेवाड़ का शासक बना। इतिहास में इसको हिंदू पद कहते हैं, इतिहास में इसको हिंदू पद के नाम से प्रसिद्ध महाराणा सांगा 1509 ईस्वी में मेवाड़ का शासक बनता है। 1509 ईस्वी में ये मेवाड़ का शासक बनता है। इस समय मालवा पर सुल्तान नासरुद्दीन शासन कर रहा था। यह आपको ध्यान रखना है कि जो मालवा है वहाँ पे राणा सांगा का समकालीन शासक नासरुद्दीन है। 1511 में सुल्तान की मृत्यु के बाद उत्तराधिकार का संघर्ष छिड़ गया। जैसे ही नासरुद्दीन की मालवा में मृत्यु हुई 1511 में, वहाँ पे उत्तराधिकार का संघर्ष छिड़ गया, जिनमें एक राजपूत सरदार मेदिनी राय के सहयोग से महमूद खिलजी द्वितीय को सफलता मिली। यानी कि जो नासरुद्दीन है के बेटों के मध्य उत्तराधिकार का संघर्ष छिड़ गया, उसमें मेदिनी राय ने सहयोग किया महमूद खिलजी का, महमूद खिलजी सेकंड का सहयोग किया। इस सफलता से मेदिनी राय का कद बहुत बढ़ गया तथा वे अब एक तरह से मालवा का अप्रत्यक्ष शासक बन गया। मेदिनी राय महमूद खिलजी को मालवा की गद्दी पे बैठा के वहाँ पर अपना अप्रत्यक्ष रूप से शासन स्टार्ट कर दिया उसने, मेदिनी राय ने। अंततः मालवा के अमीरों ने गुजरात की सहायता से मेदिनी राय को इस स्थिति से हटा दिया। यानी कि जो मालवा के अमीर थे, जो वहाँ के मंत्रिमंडल थी मालवा की, वो इस मेदिनी राय से परेशान हो गए। इसका डिस्टर्बेंस हुआ, बहुत ज़्यादा हो गया, यानी कि वो ज़्यादा छेड़छाड़ करने लग गया। तो वहाँ के सरदारों ने गुजरात की सहायता से उसको वहाँ से हटा दिया। मेदिनी राय राणा सांगा की शरण में चला गया, क्योंकि वहाँ से उसको हटा दिया तो फिर ये भागा भागा राणा सांगा के पास आया, जिसमें मालवा और मेवाड़ के मध्य युद्ध छिड़ गया। मालवा का सुल्तान महमूद खिलजी द्वितीय पराजित हुआ और राणा ने इसको बंदी बना लिया। जब मेदिनी राय राणा सांगा के पास आ गया, भाई मेरे को बचाओ, मेरे को शरण दो, तो मेदिनी राय को शरण दे दी। और इससे क्या हुआ कि मालवा और मेवाड़ का युद्ध छिड़ गया। तो इसमें राणा सांगा हैं वो जीत गए और सुल्तान महमूद खिलजी को बंदी बना लिया इन्होंने। ईडर जो गुजरात में है, ईडर कहाँ है अभी वर्तमान में, गुजरात में के उत्तराधिकार का प्रश्न, एक तो ये पॉइंट हो गया कि ईडर के उत्तराधिकार का प्रश्न। दूसरा, नागौर पर अपना प्रभाव स्थापित करने का प्रयास, वे मालवा को सहयोग आदि ऐसे मसले थे। 3 कारण हो गए ये। पहला कारण ईडर के उत्तराधिकार का प्रश्न, दूसरा नागौर पर अपना प्रभाव स्थापित करना, और तीसरा मालवा को सहयोग आदि मसले ऐसे थे जिनको लेकर सांगा और गुजरात के सुल्तान मुजफ्फर के बीच में संघर्ष हुआ। इन 3 कारणों से, एक तो सांगा और गुजरात के जो सुल्तान थे मुजफ्फर के बीच में संघर्ष हुआ।
पर हुआ क्या इसमें कि अंतिम रूप से किसी पक्ष को सफलता नहीं मिली। भाई कोई भी ऐसा नहीं है, दोनों संगा भी नहीं जीता और सुल्तान मुजफ्फर भी इसमें नहीं जीता, दोनों कोई इसमें सफलता नहीं मिली। 1517 में क्या हुआ, 1517 ईस्वी में महाराणा सांगा ने खातौली भी वर्तमान में कोटा जिले में के युद्ध में दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी को परास्त किया। देखो मेन इंपॉर्टेंट बात है, दिल्ली की जो मेन सेंटर की सरकार थी उसको ही इसने सांगा ने हराया है। दिल्ली का सुल्तान था इब्राहिम लोदी, आपको ये ध्यान रखना है कि सांगा के समकालीन दिल्ली का सुल्तान है इब्राहिम लोदी को इसने हराया है। इसके बाद राणा सांगा की सेना बाड़ी धौलपुर में स्थित है। बाड़ी के युद्ध में भी इब्राहिम लोदी की सेना को परास्त किया। देखो 2 बार हरा दिया है। पहली बार तो इसने 1517 में खातौली के युद्ध में इब्राहिम लोदी को हराया है। दूसरा युद्ध है बाड़ी के युद्ध में फिर इसको इब्राहिम लोदी की सेना को हरा रहा है। इससे राणा का प्रतिष्ठा बढ़नी है। भाई जो दिल्ली की सरकार को हरा रहा है, एक छोटा सा राज्य मेवाड़ है, दिल्ली की सरकार को हराएगा तो कद तो अपना बढ़ना ही है। इससे राणा की प्रतिष्ठा बढ़ गई और राणा सांगा उत्तर भारत का शक्तिशाली शासक बन गया। वेरी मोस्ट बात है, राणा सांगा उत्तर भारत में शक्तिशाली शासक के रूप में उभर कर आया। और 1526 में बाबर ने पानीपत के युद्ध में इब्राहिम लोदी को परास्त किया। 1526 में बाबर ने अंतिम रूप से लोदी वंश को परास्त करके इब्राहिम लोदी को परास्त कर आगरा पर अधिकार कर लिया। बाबर ने राणा सांगा पर विश्वासघात का आरोप लगाकर इसके विरुद्ध कूच किया। कहते हैं कि बाबर ने जब इसमें इब्राहिम लोदी पे युद्ध करने की तैयारी की तब राणा सांगा से बात करी कि आप मेरे को सहायता करो, क्योंकि सब उससे पहले राणा सांगा का और इब्राहिम लोदी का युद्ध हो चुका था और उसको हरा चुका था। तो बाबर ने कहा कि आप मेरे साथ युद्ध करो, मैं इसको हराऊंगा, मैं दिल्ली पर कब्जा करूंगा और आपको कोई भी अड़चन नहीं आएगी, आप उत्तर भारत की तरफ अपने राज्यों पे अपना साम्राज्य विस्तार करना। लेकिन अंतिम रूप से जब राणा सांगा ने इस जो पानीपत का युद्ध हुआ उसमें शामिल नहीं हुए तो बाबर ने आरोप लगाया कि आप इस युद्ध में मेरे को पहले विश्वास में लिया आपने और फिर मेरे पास आप युद्ध करने के लिए आए नहीं, इसलिए आपने मेरे साथ विश्वासघात किया है। इस शक के आधार पर ही जो बाबर है उसने राणा सांगा के विरुद्ध कूच कर दिया। बाबर के अनुसार राणा सांगा ने उससे वादा किया था कि जब वे इब्राहिम लोदी पर आक्रमण करेगा तो राणा सांगा उसकी मदद करेगा, किंतु राणा सांगा ने उसकी कोई मदद नहीं की। मगर इस आरोप की अभी तक पुष्टि नहीं हुई, ये बात अभी तक पुष्ट नहीं हुई है कि ये बात सच है। इतिहासकार बता रहे कि ऐसी बात हो सकती है, इसलिए ही बाबर ने सांगा के विरुद्ध अभियान चलाया था। क्योंकि दोनों ही शासक शक्तिशाली और महत्वाकांक्षी हैं। सांगा भी चाहता है कि मैं अपना साम्राज्य विस्तार करूं, बाबर भी चाहता है कि मैं अपना साम्राज्य विस्तार करूं, और दोनों ही शासक शक्तिशाली है क्योंकि सांगा ने भी इब्राहिम लोदी को 2 बार हराया है और राणा सांगा ने 2 बार हराया है। उसी प्रकार बाबर ने भी पानीपत के युद्ध में इब्राहिम लोदी को हराया है। यानी कि दोनों ही शासक निसंदेह रूप से शक्तिशाली तो हैं और दूसरा ये महत्वाकांक्षी है, अपना विस्तार दोनों ही करना चाहते हैं। अतः दोनों में युद्ध तो होना ही था, दोनों में युद्ध निश्चित था। जब दोनों ही शक्तिशाली हैं, दोनों ही महत्वाकांक्षी है, यानी कि एक म्यान में 2 तलवार नहीं रह सकती है, इसलिए दोनों में युद्ध होना संभव ही था। यद्यपि खानवा के मैदान में सांगा पराजित हुआ, खानवा के युद्ध में सांगा पराजित हुआ था, पर इससे पहले बयाना के युद्ध में, कब हुआ बयाना का युद्ध? बयाना का युद्ध हुआ है 17 फरवरी 1527 में। बयाना का युद्ध फरवरी 1527 में उसने बाबर की सेना को परास्त किया है। यानी कि खानवा में हारने से पहले सांगा ने बाबर को हराया बयाना के युद्ध में। ये देखो, बाबर को बयाना के युद्ध में फरवरी 1527 में हराया है। 17 मार्च 1527 को खानवा के, मतलब 1 महीने पहले की बात है, 1 महीने पहले फरवरी में तो बयाना के युद्ध में ये सांगा जीत रहा है। लेकिन जब 17 मार्च 1527 को खानवा का युद्ध हुआ तब बाबर और राणा सांगा के बीच में युद्ध हुआ। इसमें तोपखाना और जो तुलुगमा पद्धति है, तोपखाना और तुलुगमा पद्धति के कारण, ये देखो तोपखाना और तुलुगमा पद्धति के कारण बाबर की विजय हुई, क्योंकि इन चीज़ों से पश्चिम से आए बाबर को इन चीज़ों की ज़्यादा गहरी नॉलेज थी
और जो राजपूत थे वो केवल तलवारों से, इनसे तलवार को जानते थे, तोपखाना वगैरह इनको जानते नहीं थे। तो एक्स्ट्रा इनके पास पावर थी बाबर के पास। इस कारण जो 17 मार्च 1527 को युद्ध हुआ खानवा का, उसमें सांगा की हार हुई। राणा सांगा युद्ध में घायल हुआ, उसे युद्ध के मैदान से दूर ले जाया गया। जब राणा सांगा ने अपनी पराजय का बदला लिए बिना चित्तौड़ लौटने से मना कर दिया। उसने कहा कि मैं तो नहीं जाऊं, मैं हारा हूं, तो जब मैं इब्राहिम लोदी को हरा सकता हूं 2 बार, तो बाबर को भी मैं हराऊंगा। तो उसने मना कर दिया कि मैं बिना अपनी हार का बदला लिए चित्तौड़ ना जाऊं। तो इसके सामंतों ने जो युद्ध नहीं करना चाहते थे, उन्होंने क्या कर दिया, सांगा को विष दे दिया। जो युद्ध के पक्षधर नहीं थे उन्होंने सांगा को विष दे दिया, जिसके फलस्वरूप 30 जनवरी 1528 को बसवा दौसा में, ये भी आपको ध्यान रखना है, कहाँ पे, बसवा दौसा में सांगा की मृत्यु हो गई। मांडलगढ़ में सांगा की समाधि, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि सांगा की मृत्यु हुई है बसवा दौसा में 30 जनवरी 1528 को, और मांडलगढ़ जो भीलवाड़ा में, वहाँ पे सांगा की समाधि स्थल है। राणा सांगा की मृत्यु के पश्चात राणा रतन सिंह 1528 से 1531 तक, ये देखो 1528 से 1531 तक, व इसके पश्चात राणा विक्रमादित्य मेवाड़ का शासक बनता है। ये वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में सवाल आया है कि राणा सांगा के बाद में कौन शासक बना था, उसका उत्तर है राणा रतन सिंह। 1528 से 1531 तक बहुत कम टाइम तक ये राजा रहा। उसके बाद में रतन सिंह के बाद में बना है विक्रमादित्य, और विक्रमादित्य के बाद में बनेगा उदय सिंह। तो ये पूरी कहानी थी सांगा की। इसके बाद में अपना अगला जो शासक है वो है राणा उदय सिंह। राणा उदय सिंह का शासनकाल है 1537 से 1572 तक। राणा उदय सिंह का शासनकाल मेवाड़ पे 1537 से 1572 तक रहा है। राजस्थान के इतिहास में अपने महान बलिदान के कारण ख्याति प्राप्त पन्ना धाय ने अपने पुत्र चंदन का बलिदान करके उदय सिंह को बनवीर से बचाया था। पन्ना धाय ने अपने पुत्र चंदन का बलिदान दिया और उदय सिंह को बनवीर से बचाया था। ये वही उदय सिंह है जिसको पन्ना धाय ने अपने इकलौते बेटे चंदन का बलिदान देकर बचाया था। उदय सिंह को बचाकर कुंभलगढ़ के किले में रखा। यही मालदेव के सहयोग से 1537 में उदय सिंह का राज्याभिषेक हुआ। यह आपको ध्यान रखना है कि उस टाइम में मारवाड़ के जो शासक थे मालदेव, उन्होंने उदय सिंह की सहायता की है। और 1537 में उदय सिंह का अभिषेक करवा दिया, राज्याभिषेक करवा दिया। 1540 में मालवी उदयपुर के युद्ध में मालदेव के सहयोग से बनवीर की हत्या कर मेवाड़ की पैतृक सत्ता उदय सिंह को प्राप्त हुई। यानी देखो 1537 में तो उनका राज्याभिषेक हो गया, लेकिन मेन जो सत्ता है, मेवाड़ की जो सत्ता है, वो 1540 में मिली है उदय सिंह को, क्योंकि मालवी उदयपुर के युद्ध में मालदेव के सहयोग से बनवीर को हत्या कर दी और मेवाड़ की सत्ता पर काबिज हो गए। उदय सिंह ने 1559 में उदयपुर नगर बसाया। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि उदयपुर को किसने बसाया, कब बसाया। उदयपुर को 1559 में किसने बसाया है, उदय सिंह ने बसाया, और इन्हीं के नाम पर इसका नाम उदयपुर है। यहाँ पर उन्होंने उदय सागर झील भी बनवाई तथा मोती मंगरी के सुंदर महलों का निर्माण करवाया है। उदय सिंह ने क्या क्या काम किए, पहला काम तो ये किया कि उदयपुर नगर बसाया, दूसरा काम उदय सागर झील, और तीसरा मोती मंगरी के सुंदर महलों का निर्माण कराया। अक्टूबर 1567 में अकबर ने चित्तौड़ पर आक्रमण किया। अपने सरदारों की सलाह पर उदय सिंह ने किले की रक्षा का भार जयमल और पत्ता सिसोदिया, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है कि उदय सिंह के सेनापति कौन थे, जयमल और पत्ता सिसोदिया। मिलाने वाला क्वेश्चन में आता है जयमल पत्ता किसके थे, किसके सेनापति थे, तो आपको याद रखना जयमल और पत्ता उदय सिंह के सेनापति थे। तो उदय सिंह को इनके जो सरदार थे, मंत्रिमंडल था, उन्होंने सलाह दी कि भाई आप ऐसा करो, अपने जो किले का भार है, रक्षा का भार है, वो तो जयमल और पत्ता को सौंप दो और आप यहाँ से निकल जाओ।
क्योंकि अकबर एक शक्तिशाली शासक है, उसने आक्रमण किया है। इसके बाद में उदय सिंह ने अपने किले की रक्षा का बाद जयमल और पत्ता को सौंपा नामक 2 सेनानियों को सौंपकर पहाड़ियों में चला गया। किले की रक्षा के दौरान जयमल और पत्ता दोनों वीरगति को प्राप्त हुए। अकबर ने जयमल और पत्ता की वीरता से मुग्ध होकर, इन्होंने इतना शानदार युद्ध लड़ा जयमल और पत्ता ने, तो अकबर इनकी वीरता से मुग्ध हुआ, वीरता से प्रसन्न हुआ और आगरे के किले के बाहर, वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट, कि जयमल और पत्ता की आगरे के किले के बाहर उनकी हाथी पर सवार पत्थर की मूर्तियां लगवाई है। बहुत इम्पोर्टेंट बात है। ये दुश्मन थे। अकबर एक महान शासक, दिल्ली का जो शासक था, उसने इनसे खुश होकर, इनकी वीरता से खुश होकर इनकी मूर्तियां लगाई है आगरे के किले में। ये आप देख सकते हैं। अपन कल पढ़ेंगे महाराणा प्रताप। महाराणा प्रताप पढ़ेंगे। आज अपन ने विस्तार से देखा राणा सांगा के बारे में और फिर उदय सिंह के बारे में। कल की क्लास में महाराणा प्रताप का विस्तृत अध्ययन करेंगे। एक महान विभूति है महाराणा प्रताप, इसका अपन कल अध्ययन करेंगे। आपको यदि वीडियो पसंद आया है तो लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो, और यदि चैनल पे नए हो तो इसको आप सब्सक्राइब करो। थैंक यू।